हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो आज हम करने वाले हैं आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों में मैं एक क्वेश्चन में ही आपको कई सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक बिल्कुल समझते रहेंगे। पेन पेपर अपने साथ जरूर रखेंगे, ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, आपको अपने एक साथी तक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। क्या है, अपने एक साथी तक शेयर जरूर कर देना है। और लाइक का बटन आपके बराबर में होता है, उसको क्या है, प्रेस कर देना है, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब आप क्या है वीडियो देखने के बाद में कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये आपके उपसर्ग से संबंधित है। और ये मैं बता दूं, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जो है रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है आपका, ये है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपमान में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान में देखिए कौन सा उपसर्ग होने वाला है, अप, ठीक है। क्या है, देखिए अप और मान, क्या है, अपमान, ठीक है। बिल्कुल बात समझ गए। चलिए, तो देखिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं इनके साथ साथ देखिए और भी बता दूं आपको कि इनके साथ साथ देखिए कौन कौन से आपके जो लिखे हुए हैं इनमें कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अब का अवनति, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका देखिए अति के साथ है, अति में आपका बहुत सारा हो सकता है, अतिकाल हो सकता है, अतिरिक्त होता है, अतिशय हो सकता है, अत्याचार हो सकता है, ठीक है। अति में आपका देखिए अत्याचार भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि अत्याचार, अति और आचार होता है, अत्याचार, ठीक है, अत्याचार, ठीक है, अति और आचार। आपका जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो बिल्कुल आपका अति इसमें उपसर्ग होने वाला है अत्याचार में, तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अवनति, अव और नति, ठीक है, उपकार, ठीक है, आप समझ गए। मैंने चारों बता दिया आपको। चलिए, बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की कि दुरावस्था में बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए कौन सा है, कुछ साथी दूह लगाएंगे, दूह अवस्था, ठीक है। क्या है, कुछ साथी इसमें क्या लगाएंगे, दुहू लगाएंगे, तो दू नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको, दुर लगाना है, ठीक है। दुर उपसर्ग होता है, क्या होता है, दुर उपसर्ग होता है। अगर आपको देखिए संधि विच्छेद करने को आ जाए तब आप जो है उसमें दुहू अवस्था, उसमें जो कुछ साथी लगा देते हैं दुहू अवस्था, तो उसमें आपको अगर दुर कहीं देखने को मिल जाता है तो आप दुर लगाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब बात करें, देखिए अब अभी हमने अवगवा देखा था अभी कि इसमें अवनति, ठीक है, और काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें हम दू के लिए, देखिए दू उसमें क्या लगाने वाले हैं आप देखिए, दू के लिए दुबला है, ये आप समझते हुए चलेंगे, दुबला है। और उसके साथ साथ आप समझ लेंगे, देखिए दोबारा है, ठीक है, दुस्साह है। और यहाँ पर अब की मैंने बात करी थी, तो अब में देखिए अवतार है, क्या है, अवतार है। ये आपके इसमें जुड़े होंगे कि अवतार में कौन सा उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, तो आप बता देंगे अब, ठीक है। दुबला में कौन सा उपसर्ग देखने को मिल जाता है, दू, ठीक है, दू और भला, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं दुस की, तो दुस में मैं देखिए दो, एक दो और आपको बता देता हूँ। दुस्साहस, क्या है, दुस्साहस, दुस यहाँ पर दे रखा है, साहस और लगा देंगे आप, दुस्साहस होता है, ठीक। और आपको देखने को मिल जाता है ये आपका है दुस्साह, क्या है, दुस्साह, क्या है, दुस्साह। और उसके बाद में आप क्या है, दुष्कर्म, क्या है आपका, दुष्कर्म, क्या है आपका, दुष्कर्म, ठीक है। इसमें भी आपका क्या लगेगा, आपका दुस उपसर्ग लगेगा, क्या लगेगा, दुस उपसर्ग लगेगा। दुष्कर्म, थोड़ी यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, क्या लग रहा है, दुष्कर्म लग रहा है, क्या है, दुष्कर्म, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका, देखिए दुष्कर्म भी होता है इसमें। तो ये आप समझिएगा, मैंने चारों आपको बता दिए। दुर से भी मैंने बता दिया, जैसे अभी दुरावस्था की बात कर रहे हैं, दुर्जन की बात करें, ठीक है, दुराचार की बात करें, ठीक है। दुराचार में भी आपका देखिए दुर और आचार लगेगा, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, ठीक है। दुराचार में क्या लगेगा, दुर लगेगा, ठीक है। दुर्बल में भी आपका क्या लगेगा, दुर उपसर्ग लगेगा, दुर्जन में लगेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दुबला अगर बात कर लें, दुर्बल में आपका दू नहीं लगेगा, ठीक है, दुर दुर लगेगा, क्या लगेगा, दुर लगेगा, ठीक है, दुरावस्था, ठीक है।
और आपका दुर्जन है, ठीक है, दुर्बल है। बात समझ गए आप? ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। दुबला है और आपका दुसाह है, दोबारा है, इसमें आपका क्या लगेगा? दू लगेगा, ठीक है। अभी हम और भी करने वाले हैं, तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी, उपसर्ग से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित, ठीक है। ये सारी मतलब जितने भी आपके इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन होते हैं मैंने सारे लिए हैं, ठीक है। चलिए, पराजय में कौन सा है? देखिए, पराजय में बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, परा है, परा और अजय क्या होता है? परा और अजय होता है। क्या होता है? परा और अजय होता है, ठीक। परी में देखिए, परिचित होता है, ठीक है। क्या होता है? परिचित होता है। और उसके बारे में परिक्रमा होता है। क्या होता है? परिक्रमा होता है। और आपका देखिए परिणाम है। क्या है? परिणाम है, ठीक है। क्या है? परिणाम है। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी आपकी। अब उसके बाद में हम बात करें कि आपका प्रय से कौन सा होता है। प्रय से तो आपका काफ़ी सारे होते हैं, आपको पता भी होगा। देखिए, प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रख्यात होता है। क्या होता है? प्रख्यात होता है, ठीक है। और आपका देखिए प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। प्रबल होता है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें देखिए कौन कौन से आपके उपसर्ग बनते हैं, ठीक है, और उपसर्ग से कौन कौन से शब्द अपने तैयार होते हैं, ठीक है। तो इनमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आ से आपका पता है आपको कितने सारे बन जाते हैं। देखिए, आरक्त है, आगमन है, आकाश है, आ जन्म है, ठीक है। ये आ वाले बता रहा हूँ मैं। आ जन्म है। क्या है? आ जन्म है। यह आ जन्म है। देखिए, स्पेस की थोड़ी कमी है मेरे पास, लेकिन आप समझ रहे होंगे। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। आ जन्म में आपका आ उपसर्ग लगेगा, ठीक है। आ रक्त में आपका क्या लगेगा? आ उपसर्ग लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आकाश की बात करें, आकाश में आपका क्या लगेगा? आ उपसर्ग लगेगा, ठीक है। मैंने ये चारों के फिर से बता दिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम समास से संबंधित क्वेश्चन ले लेते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है। इसमें मैं ये चार आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, चारों को बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपने ये मिस कर दिया तो बहुत कुछ होने वाले हैं आप, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पता है कि हाँ इसमें नवग्रह है, ठीक है। जहाँ किसी भी संख्यावाची शब्द का जहाँ पर बोध किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ द्विगु समास होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं कुछ दो चार चीज़ें आपको बताता हूँ। ये आपको पता है कि अव्ययी भाव समास है। क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में यहीं पर आपको बता देता हूँ। अव्ययी भाव समास, इसमें आपको देखिए जितने भी उपसर्ग आपके आते हैं, ठीक है, जिन उपसर्ग मतलब उपसर्ग से जो स्टार्ट होता है शब्द, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है, आ जन्म की बात कर दें, ठीक है, या आपके जितने भी मैंने अभी आपका देखिए प्रा है, प्रति है, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे अगर आपका स्टार्ट होता है उपसर्ग से, उस जितने भी शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शब्द रिपीट होते हैं दो बार, ठीक है, क्या है? जो शब्द रिपीट होते हैं बार बार, मतलब दो बार, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए दिनों दिन, क्या है? दिनों दिन, दिनों दिन। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों में मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप एग्जाम कोई सा भी दे लेंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दिनों दिन है, रातों रात है, ठीक है, सरासर है, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको दो बार देखने को मिल जाते हैं, उसमें अव्ययी भाव समास लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, देखिए कि पीताम्बर में, इसमें साथी कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, इसमें साथी कन्फ्यूज होते हैं कि पीताम्बर में आप कौन सा लगाएंगे, ठीक है। तो पीताम्बर में मैं आपको बता दूं साथियों कि जहाँ बहुव्रीहि देखने को मिल जाए, कहाँ बहुव्रीहि देखने को मिल जाए, वहाँ आप बहुव्रीहि मारेंगे। क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि मारेंगे, ठीक है। और अगर कर्मधारय देखने को मिल जाए और बहुव्रीहि दोनों, देखिए अगर मैं बता दूं, देखिए मैं दोनों चीज़ें समझाऊंगा आपको। कर्मधारय, ठीक है, अगर कर्मधारय दे रखा है, बहुव्रीहि नहीं दे रखा है, तो आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे, ठीक है। अगर कर्मधारय नहीं दे रखा है, बहुव्रीहि दे रखा है, तब आप बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है। अगर दोनों दे रखे हैं तब भी आपको बहुव्रीहि लगाना है। क्या लगाना है? बहुव्रीहि लगाना है, ठीक है। देखिए दोनों अर्थ में आता है कि पीला है जो अंबर, ठीक है, तो उसके पीले वस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है कि पीताम्बर, पीले हैं जिसके वस्त्र, ठीक है,
तो श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो इसमें दोनों चीज़ आते हैं, इसमें अपवाद होता है, लेकिन मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर कर दी। अगर कर्मधारय दे रखा है तो कर्मधारय मारेंगे, बहुवीरी दे रखा है तो बहुवीरी मारेंगे, और अगर दोनों दे रखे हैं तब भी आपको बहुवीरी लगाना है। ठीक है, क्या है, बहुवीरी ही लगाना है। ठीक है, ये बात आपके क्लियर होगी। चलिए ठीक है, द्विगु समास में मैंने बता दिया नवग्रह है। ठीक है, और देखिए दिशाएं होती है, चारों दिशाएं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, देखिए चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज आप यहाँ समझ लेंगे, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज में साथ ही क्या है, द्विगु समास आंख बंद करके मार देते हैं। वही पहले क्वेश्चन को समझो। देखो चतुर्भुज का मतलब होगा चार भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, आपके विष्णु भगवान की बात कर रहा है। ठीक है, और चतुरानन होता है। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो किसी क्या है, मतलब किसी भी भगवान को दर्शाते हैं। मैं ये सीधी सीधी बात बता दूं। ठीक है, लंबोदर है, दशानन है। ठीक है, और आपका देखिए अभी मैंने बताया चतुर्भुज है। ठीक है, चतुरानन है, चतुर्मुख है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके किस में आ जाते हैं, आपके बहुवीरी में आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें क्या है कि आपको द्विगु पता चलता है कि द्विगु है, लेकिन उसमें दुगु नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि द्विगु और बहुवीरी दोनों, जैसे हमने अभी बात करी थी कि कर्मधारय और बहुवीरी में, तो उसी तरीके से आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं। ठीक है, अगर बहुवीरी ही दे रखा है ये आप समझेंगे। ठीक है, मैं यह समझाने वाला हूँ। अगर बहुवीरी दे रखा है और द्विगु समास दे रखा है तो आपको क्या लगाना है, बहुवीरी लगाना है। क्या लगाना है, बहुवीरी लगाना है। बात समझ गए होंगे। अगर बहुवीरी नहा दे रखा हो तब आपको क्या लगाना है, द्विगु समास लगाना है। क्या लगाना है, द्विगु समास लगाना है। तो ये साथियों आपको बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि अगर द्विगु समास दे रखा है, क्या है, अगर द्विगु समास दे रखा है तो द्विगु समास लगाएंगे, और अगर बहुवीरी समास दे रखा है तो बहुवीरी समास लगाएंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके। दोनों दे रखे हैं तब भी आपको प्राथमिकता किसको देनी है, आपको बहुवीरी को देनी है। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं, देखिए इस ऑप्शन की। चारों ऑप्शन तोड़ के बताएंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग करके बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सारे समास, सारे उपसर्ग, सारे प्रत्यय, जितनी भी सारी चीज़ें होती है सब मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। माता पिता, ठीक है, चाचा चाची, इस तरीके के शब्द हों या विलोम शब्द हों उसमें आपको द्वंद्व समास लगाना है। क्या लगाना है, द्वंद्व समास लगाना है। ठीक है, देव राक्षस, माता, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, देखिए समान होते हैं, माता पिता, चाचा चाची। ठीक है, इस तरीके के शब्द होते हैं। और महत्वपूर्ण बात, यहाँ योजक चिन्ह होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, योजक चिन्ह में भी कुछ होते हैं। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, अब उसमें आप क्या लगाएंगे तो मैं बता दूं, उसमें अव्ययीभाव समास लगाना, बिल्कुल बात समझ लेंगे आप। क्या लगाना, अव्ययीभाव समास लगाना। मैंने बताया था जो शब्द दो बार रिपीट हो रहे हैं उसमें अव्ययीभाव समास लगता है। ठीक है, और जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं जैसे देव राक्षस, तब द्वंद्व समास लगाना, द्वंद्व होता है दोनों में। ठीक है, माता पिता, चाचा चाची, इस तरीके के शब्द देखने को मिल जाते तो उसमें भी द्वंद्व लगाना है। बात समझ गए होंगे। मैंने चारों समास बता दिए, द्विगु समास बता दिया, द्वंद्व बता दिया, बहुव्रीहि बता दिया, अव्ययी भाव समास बता दिया, कर्मधारय बता दिया। ये सारे चार पांच जो समास है वो मैंने सारे क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, उपसर्ग भी मैंने आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, अब बात करें हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल आपको पता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी लिपि आपको देखने को मिल जाती हैं, किससे कौन सी लिपि तैयार हुई है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हिंदी आपको पता है कि कौन सी लिपि से इसके जो जननी कहते हैं, हिंदी की जननी कह सकते हैं। ठीक है, तब आप देवनागरी लगाएंगे। अब देवनागरी भी किससे, ब्राह्मी से तैयार हुई है। किससे, ब्राह्मी से तैयार हुई है, ये आप समझ लेंगे। ठीक है, और ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है ये दोनों ही आपकी बहुत क्या है, प्राचीन है। क्या है ये, प्राचीन है, मतलब बहुत ही जो है पुरानी मानी गई है। ठीक है, तो प्राचीन काल से ब्राह्मी और खरोष्टी है। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो आप देवनागरी लगाएंगे। ठीक है, क्या है, देवनागरी लगाएंगे। और आप कह सकते हैं कि पंजाबी जो लिखा जाता है पंजाबी, ठीक है, कह सकते हैं वो आपके किस में लिखी जाती है, आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में, गुरुमुखी में। ठीक है, बात समझ गए आप, क्या समझ गए, बात समझ गए होंगे। ठीक है, हिंदी उत्पादन कहाँ से हुआ आपका, अपभ्रंश से। कहाँ से, अपभ्रंश के बाद में। ठीक है, बात समझ गए।
ठीक है। सबसे प्रथम जो होता है वो संस्कृत माना जाएगा। अगर संस्कृत के बाद में जैसे आपको अपभ्रंश आ जाए, ठीक है, अपभ्रंश आ जाए, ठीक है, तो आप अपभ्रंश लगाएंगे, ठीक है, अपभ्रंश लगा देंगे, ठीक है। अगर आप अपभ्रंश ना देखो तो संस्कृत लगा देंगे, क्या लगेगा, संस्कृत लगाएंगे, ठीक है। जो जननी है सभी भाषाओं की वो संस्कृत मानी गई है। और इसमें हम बात करें कि देवनागरी लिपि कौन सी भाषा से सम्मिलित करके बनाई, ब्राह्मी से, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। हिंदी किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी किस में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी में लिखी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ गए। अब सर्वनाम की हम बात कर लेते हैं। सर्वनाम में बहुत से साथी क्या है, कन्फ्यूज होते हैं, गलत करते हैं कि कितने हम ऑप्शन लगाएं, कितने इसके भेद होते हैं। तो बिल्कुल आपको लगा देना है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लगाएंगे, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लेंगे क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बड़ा करके, कौन कौन से होते हैं। 6 होते हैं, ये आपके समझ गए होंगे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, पुरुषवाचक, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा है आपका निजवाचक, क्या है, निज, जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, निजवाचक होता है, ठीक है। तीसरा है आपका निश्चयवाचक। अभी मैं इसको तैयार कराऊंगा, आप बिल्कुल तैयार, मतलब जो है इसको समझ लेंगे। अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चय या अनिश्चित भी इसमें देखने को मिल जाता है, निश्चित अनिश्चित भी, ठीक है। तो आप समझ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पांचवा है आपका संबंधवाचक, क्या है, संबंधवाचक, ठीक है। और छठा है आपका प्रश्नवाचक, क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब ध्यान से मेरे मेरे साथ साथ आप जो है इनको दोहराएंगे। देखिए, सबसे पहला पुरुषवाचक होता है, ठीक है। दूसरा निजवाचक होता है, तीसरा निश्चय, चौथा अनिश्चय, पांचवा संबंध और छठा प्रश्न, ठीक है। चलिए, इनमें क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा आपको क्वेश्चन जो है हल करना है सर्वनाम संबंधित, ठीक है। चलिए, आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, कौन सा है, तो आपको पता है, बिल्कुल आप लगाएंगे योजक चिन्ह, ठीक है। क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ चिन्हों के बारे में, कौन सा चिन्ह कैसे आपको देखने को मिल जाता है। अल्प विराम आप जानते हैं, इस तरीके से जो कॉमा आप कहते हैं अल्प विराम होता है। अगर किसी वाक्य में कुछ क्षण के लिए रुकना होता है, ठीक है, क्या है, कुछ क्षण के लिए रुकना होता है, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करता है, ठीक है। और यहाँ चिन्ह कौन सा लगता है, कॉमा जिसको आप बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। विस्मयादि बोधक, जैसे किसी हर्ष उल्लास, ठीक है, या शोक की बात हो रही हो, वहाँ पर विस्मय बोधक का प्रयोग होता है, चिन्ह आपका ऐसे लगता है, ठीक है। ऊपर एक डंडा आप कह सकते हैं, ठीक है, और एक बिंदी, ये आप समझ गएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा बनता है, इस तरीके का। अल्प विराम इस तरीके का लगता है। योजक चिन्ह आपको ऐसे लगेगा, दो शब्दों के बीच में, ठीक है। उद्धरण चिन्ह में कन्फ्यूज होते हैं साथी के, उद्धरण चिन्ह कैसे लगता है, तो उद्धरण चिन्ह समझ लेंगे कि दोनों तरफ से अगर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, मतलब 66 और 99 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, मैं बता दूं, तो आप क्या लगाने वाले हैं, उद्धरण चिन्ह लगाने वाले हैं। पूर्ण विराम की बात करूं, किसी भी जैसे वाक्य के बाद में लगता है, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका पूर्ण विराम है, क्या है, पूर्ण विराम है, ठीक है। किसी भी वाक्य को खत्म करने के बाद में जो चिन्ह लगता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक की हम बात करें, प्रश्नवाचक से भी पूछा जाता है। पूर्ण विराम आप समझ गए, इस तरीके का आप एक डंडा देखने को मिल जाता है, तो उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। मैं देसी भाषा में आपको समझा दूं ऐसे ही। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क जिसको आप बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे वह कुछ नहीं, मतलब वह क्या खाता है, आपने क्वेश्चन कर दिया, तो इस तरीके का चिन्ह आपको लगाना है। विस्मयादिबोधक में, हाँ मैं ये खाना खाऊंगा, ठीक है, हाँ मैं ये काम करूंगा, ठीक है, ओ ये क्या होगा, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है, ठीक है। अल्प विराम में बात करें कि राम कौमा, ठीक है, कृष्ण के साथ बाजार गया, ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई, राम कृष्ण के साथ बाजार। यहाँ हल्के क्षण भर के लिए रुक रहे हैं, वहां अल्प विराम का बात हो रही है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह में किसी भी विशेष पंक्ति का किसी का बोध होता है, वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विशेष रूप से जिसको दिखाया जाता है। योजक चिन्ह मैंने आपको बता दिया, दो शब्दों के बीच में लगता है। माता पिता अभी हमने पीछे जो करे थे द्वंद्व समास जो आप देखते हैं, उसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। पूर्ण विराम किसी वाक्य को खत्म करने के बाद में जो लगता है, ठीक है, जैसे राम जाता है, तो उसके बाद में जो चिन्ह लगेगा वो पूर्ण विराम लगता है। तो आई होप ये आपके सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए, देखिए सर्वनाम की मैंने बात करी थी,
तो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, बस आपको अगर समझते हुए चलना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह आती तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। यह नई नई साड़ी है, ठीक है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, तो ये आपको पता है कौन सा है, तो बिल्कुल आप बताने वाले हैं विशेषण है, ठीक है। क्या है? विशेषण है, ठीक है। अब यह की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ को तोड़ मरोड़ कर हम देखने वाले हैं, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम होने वाला है, ठीक है। और नई इसमें क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह नई साड़ी है, यह पुरानी साड़ी है, यह फटी साड़ी, उसमें भी आ जाएगा अर्थ में, ठीक है। विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है, कैसी भी हो चाहे वो, ठीक है। क्रिया विशेषण में जैसे घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा घोड़ा जो है धीरे धीरे दौड़ता है, जहाँ दो शब्दों का प्रयोग मतलब जो हो रहा है, जैसे हमने अभी बात करी थी, अव्ययी भाव समास में हमने बात करी थी, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्रिया जैसे क्रिया कोई भी हो सकती है, जैसे सीता खाना पकाती है, सीता खाना पका रही है, कोई भी मतलब क्रिया हो रही है, वहाँ क्रिया आप समझ गए, ठीक है। ये बात समझ गए, चारों चीज़ मैंने बता दी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द में बता दूं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, ज्यों के त्यों, मतलब ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जो संस्कृत से शब्द, वो आपके क्या हो जाते हैं? तत्सम हो जाते हैं, ठीक है। और संस्कृत शब्दों का हिंदी रूप आपका तद्भव कहलाता है, तद्भव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है, ठीक है। जैसे नेत्र का आप आंख कह देते हैं, तो नेत्र इसमें क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, और आंख आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब इसमें तत्सम बताना है, तो तत्सम आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आम्र, आम्र क्या है? तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है। और आम आ जाए तो आम आपका तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है, ठीक है। अब बात करें दूध की, तो दूध एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है। और अगर इसके तत्सम की बात करें तो दुग्ध आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दुग्ध आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कि क्या है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। अगर ये साथियों आपने वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली तो गारंटी देता हूँ हिंदी में आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का हमें चयन करना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने जस्ट बात करी थी पीछे, जो आपका क्या है, संस्कृत से हिंदी रूप में जो परिवर्तित हुए हैं वो आपके तद्भव होते हैं, और जो संस्कृत के जो शब्द हैं ऐसे ही लिए गए हैं हिंदी भाषा में, वो आपके तत्सम होते हैं। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। देखिए अग्नि की बात करें तो ये अग्नि तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप होता है आग, ठीक है। क्या होता है? आग होता है। और बात करें कि इसमें दूसरा मुंह का क्या हो जाता है? मुख हो जाता है, ठीक है। मुख क्या होता है? इसमें तत्सम रूप होता है, तो मुंह आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आपका तद्भव रूप होने वाला है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? मुख होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक दो जो और दे रखे हैं वो मैं बता दूं आपको, कि अमीर को क्या है? अमीर आपका अरबी शब्द है। क्या ये अरबी शब्द है? क्या ये अरबी शब्द है? ठीक है, समझ गए आप। बैंक आपका क्या है? देखिए, तो बैंक आपका क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ये चारों चीज़ आप समझ गए। बैंक आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अमीर आपका अरबी शब्द है। और अग्नि आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम है, ठीक है। अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रखा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो आपका मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। और मुंह के तत्सम की बात करें तो मुख हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्यायवाची से संबंधित। पर्यायवाची से भी एक दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? इसमें कह रहा है नहीं है, ठीक है। क्या है? नहीं है। तो इसमें पहले हम समझ लेंगे। देखिए चारों के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले कौन कौन से हैं ये आप समझेंगे। देखिए, तो सूर्य में देखिए दिनकर होता है। दिनकर भी सूर्य को बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, और अंशुमाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंशुमाली भी बोलते हैं। अब कहेंगे सर सही कौन सा है? तो यामिनी है। यामिनी को क्या कहते हैं? रात्रि का पर्यायवाची बोलते हैं। यामिनी को क्या बोलते हैं? रात्रि का पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। इसके और भी बता दूं मैं, मतलब रात्रि के क्या होते हैं? देखिए रात होती है, ठीक है।
रात होती है, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। रजनी होती है, ठीक। यामिनी आपकी दे ही रखी है। निशा होती है, ठीक है, निशा होती है, ठीक। निशा होती है। उसके बाद में छाया आप कहेंगे, ठीक है, छाया कहेंगे। उसके बाद में विभावरी कहेंगे, क्या कहेंगे, विभावरी कहेंगे, ये नोट करते हुए चलेंगे, विभावरी कहेंगे। रैन भी कहते हैं आप, क्या कहते हैं, रैन, ठीक है। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बोल देते हैं रात्रि के पर्यायवाची, देखिए यामिनी रात, रजनी, निशा, ठीक है, छाया, विभावरी, ठीक है, रैन, ठीक है। ये बात समझ गए। निशीय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निशीय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निशीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके हैं, आपके रात्रि के हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के कौन से होते हैं। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि कौन सा है, आपका यामिनी है, जिसको रात्रि का पर्यायवाची बोला जाता है। अब सूर्य की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दिनकर, रवि, आसुमाली, ये तो आपने समझ लिए। इसके साथ साथ कौन कौन से और होते हैं, देखिए यहाँ और नोट कर लेंगे। भानु भी किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। दिवाकर भी सूर्य को बोलते हैं, ठीक है, दिवाकर, ठीक है, दिवाकर भी सूर्य को बोलते हैं, ठीक है, क्या, भानु, दिवाकर, ठीक है। और भास्कर भी किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, बिल्कुल आप समझ लेंगे, भास्कर, ठीक है, क्या है, भास्कर भी सूर्य को बोलते हैं। प्रभाकर भी सूर्य को बोलते हैं, ये नोट करते हुए चलेंगे साथियों, प्रभाकर भी बोलते हैं, ठीक है। और आदित्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं, ठीक है। आशुमाली मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर, आशुमाली पहले सीधे रखा है, ठीक है। आदित्य भी बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, भानु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और है, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है। इन पे इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सविता भी क्या है, आपका सूर्य का ही पर्यायवाची है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कर दी, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब बात कर रहे हैं, देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद, ठीक है। अब यहाँ पर संधि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। मनोरथ, अब मैं बता दूं, देखिए दो चीज़ें होती हैं, इसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, बिल्कुल आपने पढ़ रखा होगा। इसमें संधि भी पूछ लेता है कि कौन सी संधि है। तो मनोरथ में क्या है कि कुछ साथी क्या गुण संधि लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, गुण संधि लगा देते हैं। आपको यहाँ ध्यान से समझना है, क्या ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसका पहले तो संधि विच्छेद आप समझ लेंगे। मनः और रथ है, क्या है, मनः और रथ है, ठीक है। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी, बिल्कुल आप समझ गए। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कुछ जो शब्द होते हैं जिनमें विसर्ग के साथ क्या है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग, और रा में परिवर्तित हो जाता है, ये आप समझ गए होंगे। जैसे मनोज की हम बात करें तो मनः और जा, क्या है, मनः और जा, ठीक है, मनः प्लस जा, ये आपका मनोज बनता है, क्या बनता है, मनोज बनता है, ठीक है। इसी तरीके मनोहर की, मनोहर भी आता है, मनोहर, जैसे मनोरथ है इस तरीके से मनोहर होता है, मनोहर, ठीक है, मनोहर। तो मनोहर में भी मन और हर, क्या है, मन और हर, ठीक है। विसर्ग जरूर लगाना है, ये आप समझ लेंगे, ठीक। तो ओ की मात्रा, जो ओ की है, ये मात्रा देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या है, गुण संधि है, ठीक। अभी हम गुण संधि भी आएंगी आगे, मैं उसमें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब इसमें देखिए क्या आपको समझना है कि आप किस तरीके से इसमें समझेंगे, ठीक। यदि आपको देखिए विसर्ग पहले आ जाता है, ठीक है, आ से, ठीक है, आ इसमें क्या है, देखिए जैसे हमने बात करी यहाँ पर मनहरथ, ठीक है, यहाँ मैं इसी में ही समझा देता हूँ। इसमें देखिए आ रहा है, मनहर आ रहा है ना, मनह, मन, इसमें विसर्ग इस लगा के हलंत आ, और फिर विसर्ग लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम तोड़ रहे हैं। तो इसमें जब आ जाए पहले, तो उस वर्णों में जो प्रथम वर्ण है, ठीक है, क्या है, उन वर्णों के जो प्रथम वर्ण है वो द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण बनता है, ठीक है। जैसे या बन जाएगा, रा बन जाएगा, ला, बा, हाँ, ठीक है, इस तरीके के आपके बन जाते हैं, ठीक है, अगर विसर्ग हो तो। बात समझ गए। चलिए ज़्यादा इसमें मत पूछिए, विसर्ग संधि से इतना नहीं पूछा था, स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको देखिए दो तीन ही क्वेश्चन जो आते हैं कि मनोरथ आ जाएगा, मनोहर आ जाएगा, मनोज हो जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा के ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साथी जो है इसको गुण संधि लगा देते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब जो है पूछ से जाते हैं क्वेश्चन में बदल बदल के, ठीक। तो मनोरथ ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मनहा और रथ आप लगाने वाले हैं, ठीक। चलिए विद्यार्थी बात करें, विद्यार्थी में कौन सा है, ठीक है, विद्यार्थी में तो पहले तो विद्यार्थी देखिए कैसे, विद्या, विद्या और अर्थी, ठीक है, विद्या और अर्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी आप समझ गए। तो इसमें कौन सी संधि है, बिल्कुल आप बताने वाले हैं, कौन सी है आपकी,
दीर्घ संधि क्या है, आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आ की मात्रा लग रही है और यहाँ पर आ लग रहा है। ठीक है, तो आ और आ मतलब सेम शब्द, सेम अक्षर, ठीक है, या सेम स्वर आप कह सकते हैं, जहाँ आपको देखने को मिल जाए जिससे बड़ा बनता है वो आपका दीर्घ संधि होता है। ठीक है, जैसे आ और आ जाए तो बड़ा आ बन जाता है, ई और ई आ जाए बड़ी ई बने, ऊ और ऊ आ जाए बड़ा ऊ बन जाए, तो उसमें आपका क्या बन जाता है, आपका दीर्घ संधि बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए जैसे परम आनंद, ठीक है, परम आनंद, परम आनंद, ठीक है, क्या है, परम और आनंद, ठीक है, आनंद। अब कुछ साथी ये ना कहें कि इसमें माँ लग रहा है, तो माँ में भी आ छुपा होता है। ठीक है, यहाँ पर दो स्वर जब मिल रहे हैं सेम और जिससे बड़ा बनता है, तो परमानंद हम लिखते हैं, यहाँ पर परमानंद लिखते हैं। तो इसमें जब दो स्वर सेम मिलकर बड़ा स्वर बन जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी कि दोनों आ मिलकर, चाहे वो दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों, चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, मिलकर क्या है, एक बड़े का रूप ले लेता है, वहाँ दीर्घ संधि लगती है। ठीक है, ये आप समझ लिया। अब बात थोड़ी सी इसमें कर लेते हैं, दीर्घ संधि हमने समझ ली। अब वृद्धि में समझना है सीधे सीधे कि दो मात्रा जहाँ देखने को मिल जाए वहाँ क्या लगा देना है, वृद्धि संधि लगा देना है। ठीक है, गुण में एक मात्रा देखने को मिल जाए, मैं यहाँ इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, इसका तो हमारा दीर्घ हो गया, एक मात्रा देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक मात्रा देखने को मिल जाती है वो गुण होता है, और एक मात्रा से दो मात्रा बन जाती हैं वो आपका वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक है, व्यंजन में आप समझ सकते हैं, आधा अक्षर यहाँ देखने को मिल जाएगा वहाँ व्यंजन है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, समझ गए। चलिए बात कर रहे हैं, देखिए दिग्भ्रम। देखिए अब यहाँ समझ लेंगे दिग्भ्रम में, ये आप समझने की बात है, इसमें कंफ्यूज होते हैं दिग्भ्रम में। ठीक, दिग्भ्रम में पहले तो आप ये समझेंगे दिग्भ्रम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या है, कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले समझ लेंगे दिक और भ्रम। ठीक है, ये सीधा सीधा रहेगा, जो क्या है, पहला शब्द है, पहला अक्षर है, पहला व्यंजन बनता है जो वर्ग का, वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, मैंने अभी बता दिया। आधा अक्षर सीधा सीधा, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप कुछ नहीं पढ़ के गए हैं, तो ये देख लीजिए कि आधा अक्षर जहाँ देखने को मिल रहा है वहाँ आप क्या लगाने वाले हैं, व्यंजन। लेकिन ध्यान से, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें या वा ये आपके ना दे रखे हो किसके, आदि अक्षर के बाद में, वहाँ पर यण संधि लगती है। मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए डिटेल में जानना है तो डिटेल में मैंने संधि की एक वीडियो बनाई है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए। ऑल हिंदी हिंदी ऑल एग्ज़ाम वीडियो, इस तरीके से प्ले लिस्ट में वीडियो हैं, उनमें आप जाकर देखिए, काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसमें भी जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तोड़कर। आयादी संधि में सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाए, देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, अब आब, ठीक है, अब आब, ठीक है, अय और आय, मतलब अगर आप इन शब्द मतलब किसी भी शब्द को बोलते हैं उसमें आपको ये छुपे हुए मिल जाएं, उसमें आयादी संधि लगाएंगे आप। ठीक है, जैसे नयन, तो नयन में आय आ रहा है। ठीक है, नायक, नायक में आय आ रहा है। ठीक है, नायक। ठीक है, बात करें जैसे पवन, पवन में अब आ रहा है। ठीक है, पावक की बात करें तो पावक में आब आ रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपके अयादी संधि बनाते हैं। ठीक है, यण संधि में या और वा आ जाए, इससे पहले कोई आधा अक्षर देखने को मिल जाए वो यण संधि हो जाता है। व्यंजन संधि में बता दिया, पहला अक्षर तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि मैंने अभी पीछे कराई थी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए कारक की बात कर लें कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब सीधी सीधी बात बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या है इसमें, आप समझ लेंगे, बिल्कुल आपको पता है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक लगाना है। बिल्ली छत से, अपादान कारक में क्या होता है, से होता है। ठीक है, से आपका करण में भी आता है, करण से। लेकिन अपादान में क्या है कि एक चीज़ दूसरी जगह से अलग हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे।
कोई भी वस्तु है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक स्थान से हटकर दोबारा वहाँ नहीं पहुँच सकती, ठीक है। जैसे अगर गंगा हिमालय से निकल रही हैं, ठीक है, तो दोबारा हिमालय में थोड़ी जा रही हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, दोबारा छत पे कैसे तुरंत वापसी थोड़ी चली जाएगी कूद कर, नहीं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ता गिरता, ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिर गया उसके बाद में दोबारा थोड़ी लग जाएगा। इस तरीके का आप सेंस निकाल कर आप जो है आप आराम से समझ सकते हैं। जो कोई भी वस्तु है एक जगह से हटकर दोबारा नहीं पहुंच जाए वहाँ अपादान कारक लगाना है, ठीक है। जैसे अब करण की बात करूँ तो करण में क्या है, देखिए कि राम कलम से, ठीक है, राम कलम से लिखता है, तो कलम से यहाँ पर जैसे किसी भी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा हो किसी कार्य को करने के लिए, वहाँ करण लगता है। क्या लगता है? करण लगता है, ठीक है। कर्म आप समझ गए, कर रहा है, पढ़ रहा है, ये कर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को बोल रहे हैं ना, कर्म को, तो किताब, जैसे राम किताब को पढ़ता है, ठीक, किताब को पढ़ रहा है ना, कर्म कर रहा है, तो इस तरीके का आप समझ लेंगे। के लिए, बैल के लिए गाड़ी लाइए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें देखिए भय वाला भी आ जाता है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अधिकरण में आ गया, नाव पानी में तैरती है, ठीक है, ये आप समझ गए। इस तरीके के उदाहरण होते हैं वो आपके अधिकरण में आते हैं। चलिए नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो जो युद्ध में स्थिर रहता है, ठीक है। हाँ, ये है कि युद्ध में जो स्थिर रहता है, इसके लिए आपको क्या बताना है, एक शब्द बताना है जिससे पूरी आपकी बात खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल आपको पता है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको उसको क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है। क्या है? युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं यशस्वी किसको बोलते हैं, तो यशस्वी उसको बोलते हैं जिसने यश प्राप्त किया हो। क्या किया हो? जिसने यश प्राप्त किया हो। क्या किया हो? जिसने यश प्राप्त किया हो उसको यशस्वी बोलते हैं। यश प्राप्त किया हो, ठीक है। क्या है? यश प्राप्त किया हो, ठीक है। अब बात करें, ये आपका सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रही या सत्याग्रह एक ही बात है, ठीक है। तो सत्याग्रह क्या है? सत्य, जो सत्य के लिए आग्रह करता हो, ठीक है। जो, ये नोट करते हुए चलेंगे, जो सत्य के लिए, जो सत्य के लिए, जो सत्य के लिए आग्रह करता हो, ठीक है। जो करते थे आपके, देखिए गांधी जी करे थे, ठीक है, आग्रह करता हो, ठीक है, सत्याग्रह। तीनों बात समझ ली। बात कर रहे हैं चौथे की, देखिए अश्वरोही, ठीक है। अश्वरोही किसको बोलते हैं? जो अश्व की सवारी करता हो, ठीक है। जो अश्व की सवारी करता हो उसको अश्वरोही बोलते हैं। जो अश्व की सवारी करता हो, जो अश्व की सवारी करता हो, ठीक है, जो अश्व की सवारी करता हो, ठीक है, अश्वरोही बोलते हैं। ये चारों चीज़ें मैंने बता दी। चलिए, ठीक है। सत्य के लिए जो आग्रह करेगा सत्याग्रही है, ठीक है। अश्व पे सवारी करेगा वो है अश्वरोह है। युद्ध में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर है, ठीक है। चलिए सैब किसे कहते हैं, ठीक है, सैब किसे कहते हैं। अब इसमें कोई बहुत से साथी गलत करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा अगर आप जो है सेंस निकालें तो सैब क्या होता है? शिव होता है, ठीक है। सैब का मतलब शिव होता है, जो शिव की उपासना करता है, ठीक है, ठीक है। जो शैव से आप समझ लगे, जो शिव की उपासना करेगा वो आपका शैव कहलाता है, ठीक है। क्या है? शैव कहलाता है। और जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। जो विष्णु की उपासना करता है उसको वैष्णव बोलते हैं। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्या कहते हैं? जो विष्णु की उपासना करेगा उसको वैष्णव बोलेंगे और जो शिव की उपासना करेगा उसको शैव बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। चलिए बाचाल कहते हैं, तो बाचाल आपको पता है, बाचाल, ठीक है, बाचाल, ठीक है। जो क्या है? जिसकी चाल ज़्यादा, मतलब बहुत बोलता है उसको बाचाल बोलते हैं। चलने वाले को नहीं बोलेंगे, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो चुप हो उसको मूकर बोलते हैं, और जो बोलता है उसको बाचाल बोलते हैं। ये दोनों विपरीत हैं, दोनों विलोम शब्द हैं, ये ध्यान समझ लेंगे। जो बहुत बोलता है वो बाचाल बोलते हैं, और मुक को किसको बोलते हैं? जो चुप रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? जो चुप रहता है उसको मुक बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ रहेंगे आप। तो देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की कि क्या है इसमें। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है,
ये मैंने अभी पीछे ही बता दिया है, ठीक है। इस देखिए आप इतना घबराए नहीं, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको सीधे सीधे ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बस थोड़ा उसका क्या है लहजा, मतलब पूछने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस, मतलब दुनिया से ही बाहर जो आपका पढ़ा नहीं है उससे बाहर चला जाएगा। एग्जामिनर भी ये सोच कर ही पेपर बनाता है कि बच्चा आराम से कर ले, ठीक है। बस ये है कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको वो चीज़ कठिन मालूम पड़ती है, और आपने अगर पढ़ लिया है तो वो आपको सरल मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया था, बताया था, तो क्या है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। क्रिया कोई भी कार्य हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। विशेषण बता दिए, नई पुरानी, ठीक है, किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, विशेषण होगा, ठीक है। क्रिया विशेषण धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, तेज तेज चलता है, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये मैं बताने वाला हूँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। क्या है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, आप जो है उस शब्द को, ठीक है, कोई भी शब्द है उसमें जैसे आपको पुल्लिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग पहचानना है, तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे पानी क्या करते हैं, पानी पानी आप पीते हैं, ठीक है, क्या है पानी आपका पिया जाता है, तो ये आपका सीधा सीधा पुल्लिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुल्लिंग। नदी बहती है, ठीक है, नदी बहता है कभी नहीं आता है, नदी बहती है, तो क्या बहती है, बहती नदी क्या है, ठीक है। बात समझ गए, जिसमें अर्थ निकल जाए बिल्कुल उस शब्द को, जैसा अर्थ निकल जाए, मतलब जैसे स्त्री का बोध हो जाता है जिससे वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और अगर उस शब्द से बोलकर हमें पुल्लिंग का बोध हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पानी पिया जाता है, तो पिया जाता है, क्या पिया जाता है, पानी, तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। इलायची खाई जाती है, खाया नहीं जाता है, इलायची खाई जाती है, तो ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। इलायची खाई जाती है, ठीक है। प्यास बुझाई जाती है, या प्यास बुझ जाती है, ठीक है, बुझ जाता है नहीं है, प्यास बुझ नहीं जाता है, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। पानी पिया जाता है, पहिया चलता है, पहिया चलती नहीं है, पहिया से भी क्वेश्चन आता है, पहिया, पहिया चलता है ना कि चलती है, ठीक है। तो ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे दोनों। और स्त्रीलिंग में नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, प्याज बुझती है, तो इस तरीके के शब्द आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। शब्द को बोलकर आप जो है पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये साथियों, ये क्वेश्चन मैंने कराए। आई होप ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मजबूत तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको ये कैसी वीडियो लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि इस चैनल पर अगर कोई वीडियो और आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। और इसका फीडबैक जरूर देंगे कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने इसमें समझे, ठीक है। और इस तरीके की अगर वीडियो और आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतर वीडियो के साथ। और मैं आपको बता दूं, मैं एक मैथ की वीडियो और लेके आने वाला हूं, ठीक है। एक से दो वीडियो और लेके आ जाऊंगा मैथ की, जो कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट होने वाली हैं। जो आपका देखिए अभी यूपी टेट का होगा फिलहाल, और उसके बाद में आपका रीट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मतलब जो भी एग्ज़ाम होंगे वो इससे ही आपके क्या है बेहतर आप इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ और पढ़ते रहिए, वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। कोई फालतू की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समय नहीं बचाए और ना आप इतना समय बर्बाद करें, ठीक है। चलिए।